नमस्कार नन्हे दोस्तों, किड्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा शो जो बढ़ाता है आपका ज्ञान और आपके लिए सामने लाता है आपका हुनर भी। हमारे बच्चों के इसी हुनर को नई उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया। नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। टिंकरिंग लैब के साथ साथ जिसका मकसद था स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की तकनीकी विकास की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, ऐप इस्तेमाल करने वालों को ऐप निर्माण के योग्य बनाना और इसे आत्मनिर्भर भारत को एक अलग आयाम देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैसे बच्चों के लिए हो सकता है फायदेमंद अटल टिंकरिंग लैब, किस तरह की भूमिका निभा रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जानने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों के साथ। और साथ ही क्विज किड्स टाइम में क्विज फॉर किड्स में हम पूछेंगे आपसे सवाल और आप हमें फ़ोन कर जवाब दे सकते हैं। टेलीफोन लाइन जो है वो खुल गई हैं और टेलीफोन नंबर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नंबर है 1800-111234। तो बहुत आसान सा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सही जवाब दे सकते हैं। हमारे इन सवालों के 4 विकल्प भी होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से आपको सही जवाब देना है। तो हम सफ़र को शुरू करें और उसके पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब और उससे जुड़ी जो तमाम कोशिशें की गई हैं वो क्या हैं और कैसे बदलाव ला रही हैं। तो 6 से 12 क्लास तक के बच्चों को खासकर इसके दायरे में रखा गया है, खासकर ध्यान रखा गया है। और अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की पहल की गई है और देश भर में 5000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब जो हैं वो सक्रिय हैं, संचालित हो रहे हैं। 20 लाख से अधिक छात्रों का जुड़ाव हो रहा है और नवाचारों के लिए इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स नवाचार के लिए उसे भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो कई तरह के पहल किए जा रहे हैं, प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ सामुदायिक नवाचार केंद्रों का भी विकास हो रहा है और एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए एक कोशिश की जा रही है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक प्रतिस्पर्धा की भी बात वहाँ पे है और स्कूलों को आर्थिक प्रोत्साहन मिल रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, सुविधाएं मुहैया हों। खासकर 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग क्षेत्रों, इसको खासकर प्रमुखता दी गई है। और लक्ष्य यह है कि मार्च 2021 तक 10,000 अटल टिंकरिंग लैब संचालित हों, ऑपरेशनल हों। और पहला लक्ष्य मोटे तौर पे यही कि 10 लाख बच्चों को नवाचार के लिए तैयार किया जाए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर और स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम भी जारी हैं, इस पे भी कोशिशें हो रही हैं। और अटल इनोवेशन मिशन के जरिए आप समझिए 20 लाख विद्यार्थियों की अटल टिंकरिंग लैब तक पहुंच बनी है और उस लैब में काफ़ी कुछ बच्चे कर रहे हैं और बेहद उम्मीदें हैं। और हमारे साथ 2 हमारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन कार्यक्रम का पहला सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। गेस्ट जो हमारे अतिथि जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ, उनका परिचय कराने से पहले। और हमारा आज का पहला सवाल है, और ज़रा हम टेलीविज़न स्क्रीन पे भी आपके लिए वो सवाल ले आएँ। टेलीविज़न स्क्रीन पे वो सवाल आपको और उसके ऑप्शंस दिखेंगे। सवाल ये है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? क्या वो शुक्र है, क्या बुध ग्रह है, क्या मंगल ग्रह है, या क्या वो शनि ग्रह है? तो आप हमें फ़ोन करें, जवाब दें। तब तक हम विचारों और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अपने अतिथियों के साथ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त आर रमन्ना साहब हैं, मिशन निदेशक अटल इनोवेशन मिशन। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं नीति आयोग के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, HOD लाइफ साइंसेज, सैनिक स्कूल नालंदा, और इसके अलावा वो मेंटर ऑफ चेंज भी हैं अटल टिंकरिंग लैब बिहार के। तो दोनों बेहद खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आर रमन्ना साहब, अगर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँ तो क्या कहेंगे अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो अटल टिंकरिंग लैब्स, जो उसकी जो पूरी संकल्पना थी, जो पूरा कॉन्सेप्ट था, किस हद तक ये बदल रहा है, बच्चों को बदल रहा है, इनोवेशन के लिए प्रेरित कर रहा है अब तक? हाँ, बहुत धन्यवाद एंड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी
to share a few thoughts on Atal Innovation Mission. ये जो इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, ये एक नेशनल फ्लैगशिप इनोवेशन इनिशिएटिव है, पीएम के द्वारा इनिशिएट किया हुआ है और ये नीति आयोग में स्थापित हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स को इनोवेटिव बनाना और इंट्रोड्यूसिंग अ कल्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेटिव थिंकिंग, दैट इज द बेसिस ऑफ this Atal Innovation Mission, Atal Tinkering Labs initiative. Many initiatives are in progress Atal Innovation Mission में, स्कूल में। और इस वक्त रमन्ना साहब आपको मैं रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आज 4 शहरों का दौरा कर रहे हैं, वो शहर जहां पे कोरोना वैक्सीन को लेकर वहां पे रिसर्च और विकास का काम किया जा रहा है। और उसी 3 शहरों के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री पुणे पहुंचे आज हैदराबाद के बाद, और वहां पे उन्होंने वो जो है वो आज वहां पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा कर रहे हैं। और हम जो है वो तस्वीरें भी आप तक लेके आएंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़ेंगे वहाँ से। तो यह वो तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री, हम देख रहे हैं कि 3 शहरों के दौरे के क्रम में उनका तीसरा पड़ाव पुणे रहा है। और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पे कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए वहाँ पे कोशिशें चल रही हैं। और आपको बता दें कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह काम कर रही है, वो मशहूर दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उनकी भागीदारी है। और जो पूरे विश्व भर में जो कोशिशें चल रही हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं अलग अलग स्तरों के, उसी प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी वहाँ पे एक भूमिका है। योगेश शीतल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेश, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, इस वक्त क्या है वहां का अपडेट? ओपी, अपडेट यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी अंदर परिसर में है और जो उनका कार्यक्रम है, जो 3 कार्यक्रम अंदर में है, वो कार्यक्रम जो अभी चल रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम यह है कि जो ओवरऑल वो आइडिया लेंगे, जो पूरी कंपनी की जो संरचना है उसका वो आइडिया लेंगे। उसके बाद वो जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनलिटीज हैं, उनके साथ एक बैठक जो है, संक्षिप्त बैठक जो है वो करेंगे। और उसके बाद जो है जो प्लांट है, बेसिकली जो पूरा फर्म है उसका मुआयना करेंगे, जिस क्रम में जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, अब तक क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके की योजना बनेगी, कार्य योजना क्या होगी, कितनी प्रगति हुई है, उसमें किन चीजों की आवश्यकता है, बाधाएं क्या क्या आ रही है, व्यापक तौर पे हम कहें तो तमाम सारी चीजों का जो है वो मुआयना करेंगे। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे। तो अभी दौरा जो है वो अभी चरण में है। और दौरा जो है अभी आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सामने ही अभी हम खड़े हैं और जो उनका दौरा इस वक्त जो है वो अंदर में चल रहा है। जी ओपी, तो ये बताएं कि जो 3 शहरों का प्रधानमंत्री का कहें, 3 जगह जहां पे भारत में टीका विकास का काम चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण है इस क्रम में पुणे आ रहा है? क्योंकि पुणे पूरी दुनिया में जानी जाती है इस तरह के वायरस से संबंधित और उसके खिलाफ टीका विकसित करने के लिए। बिल्कुल, पुणे आईटी सिटी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, पुणे क्यों महत्वपूर्ण है? पुणे इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने भी सही कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साथ में एजे जो है, इनके साथ टाइप करके जो है यहाँ काम किया जा रहा है। और दिसंबर के पहले सप्ताह में 4 से 5 तारीख के बीच में करीब 100 जो है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो ट्रायल है, जो फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल बेसिकली जो है वो अंडरवे है और जो रिस्पॉन्स अब तक मिला है वो काफी उत्साहजनक है। ऐसे में जो दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, चाहे वो अलग अलग देश के हों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोविड-19 की चुनौती सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि पूरे विश्व भर में ये अभी चुनौती है और सभी देश अपने अपने स्तर पर इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो जब पूरे ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे आएंगे, उससे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर की का यह विजिट है, तो उस लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे अब तक के जो रिस्पॉन्स मिले हैं, वो रिस्पॉन्स जैसा कि कहा जा रहा है कि काफी उत्साहजनक है। हालांकि अभी पूरी तरीके से लास्ट वर्ड जिसको हम बोलते हैं वो अभी कहीं भी नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके
से चीजें सामने आ रही है, हम ये माना जा सकता है कि जल्दी ही जो है जो कोविड-19 है इसका वैक्सीन जो है जल्दी ही तैयार होगा और उसको लेकर जो अलग अलग प्रक्रिया है, चाहे वो उसके प्रबंधन की प्रक्रिया हो, चाहे वो उसके जो है मैन्युफैक्चरिंग की हो, डिस्ट्रीब्यूशन की हो, वितरण की हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की हो, इन सब चीजों पे जो है मेन फोकस रहेगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों यह भी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री से भी बात की थी। तो ओवरऑल जो अभी की परिस्थिति है उसमें कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट तैयारियां जो है वो हो चुकी है और जो वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन की हम कहते हैं जिसको कि फाइनल कॉल ले लिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि जो कार्य योजना है वो अंतिम चरण में है। दिसंबर का पहला सप्ताह महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि जब रिप्रेजेंटेटिव जो वर्ल्ड भर के जो दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग देशों के, वो जब पुणे में आएंगे 4 से 5 दिसंबर को, तो फिर क्या चीजें सामने आती है वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो प्रक्रिया अब तक चल रही है वो जिस तरीके से सोर्स जो है वो यहाँ के बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है और ट्रायल के जो रिस्पॉन्स है अब तक वो काफी सकारात्मक रहे हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद क्या बोलते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो भी अन्य शहरों का प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया काफी अप्रिशिएट किया है, जो एफर्ट्स वहां के साइंटिस्ट ने की है या जो वर्कर्स ने की है उसको भी पीएम ने काफी अप्रिशिएट किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है 3 शहरों का बेहद महत्वपूर्ण, और प्रधानमंत्री ने हमने देखा कि किस तरह से पहले वो अहमदाबाद पहुंचे, फिर हैदराबाद और अब पुणे में हैं और इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और तमाम जो विकास के चरण है उसका जायजा भी ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम पे वापस लौटते हैं और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ किड्स टाइम में मौजूद हैं। हमारे साथ आर रमन्ना साहब, मिशन निदेशक अटल इनोवेशन मिशन, और डॉक्टर प्रमोद कुमार, मेंटर अटल टिंकरिंग लैब बिहार, हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमन्ना साहब, एक बार फिर से वही सवाल कि अभी तक किस तरह की उपलब्धियां रही हैं अटल इनोवेशन से जुड़ी हुई, कितने बच्चों को प्रेरित किया गया, कैसे इस पहल को इस वक्त समझ सकते हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव जो है बहुत होलिस्टिक इनिशिएटिव है, जो हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ये सभी जगहों में हमें एक इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट करना है। और जो इनोवेशन इकोसिस्टम हम क्रिएट करते हैं वहां से हमारी उम्मीद है कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी और उस ग्रोथ के कारण इंडिया विल बिकम a nation of job creators, not just job seekers. ये हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि इंडिया में जो 1.3 बिलियन पीपल हैं, 1.4 मिलियन स्कूल्स हैं, 10,500 इंजीनियरिंग और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और 39,000 कॉलेजेस हैं। और ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोलते हैं, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैसे एम्पावर करें, नई नॉलेज से, नई टेक्निक से, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं मार्केट में। और कल की सॉल्यूशंस जो है वो सब सॉल्यूशंस विल बी बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज। सो हमें हमारे बच्चों को स्कूलों में ग्रेड 6 से ग्रेड 12 में हाउ डू वी इनकलकेट इन देम वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की माइंडसेट, इनोवेटिव माइंडसेट। वो चिल्ड्रन तो नेचुरली क्यूरियस हैं, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को हम कैसे और जागृत करें और उस क्यूरियोसिटी को कैसे करें क्रिएटिविटी में और इनोवेशन में, इसी का ये गोल है इसका। और इसमें हमने 6,500 अटल टिंकरिंग लैब्स अभी सेटअप किए हैं अक्रॉस द कंट्री और मोर देन 3 मिलियन स्टूडेंट्स, 30 लाख स्टूडेंट्स ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनोवेटिव थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का। बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर प्रमोद, आप बिल्कुल जमीन पे काम कर रहे हैं, बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। आंकड़े ये दिखाते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे, 20 लाख का आंकड़ा है कि विद्यार्थियों की टिंकरिंग लैब तक पहुंच बढ़ी है। निश्चित तौर पर क्या बदलाव इसने लाया है? जो क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं, जो जिज्ञासा की बात रमन्ना साहब कर रहे हैं, उसको कितना शांत कर रहे हैं और इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आपका अनुभव? जी बिल्कुल, और हमें प्रसन्नता है कि हमारे मिशन के दिग्दर्शक आज हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सर का बहुत अनुभव रहा है और हम लोग बस उनके अनुभव को साझा कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। और सर ने सही बताया कि पहले भी ये चर्चा होती रही है और वो सैद्धांतिक रूप पे चर्चा होती थी कि हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर का इनकलकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स में, लेकिन वो चीजें जमीनी स्तर पर होती नहीं थी।
मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि बिहार के जितने भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं और उनमें जाने का मौका मिला है, एक क्रांति आई है। बल्कि यूं कहें कि जो सैद्धांतिक परिवेश है उसमें व्यवहारिक परिवेश का, और वो भी विशेष करके स्टेम का, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का एक अमलगमेशन, ये पहली बार देखने को मिलता है। इनोवेशन और फिर साइंटिफिक टेम्पर का अलग एक्सटेंशन, ये तो खैर बात की बात है ही, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो जिज्ञासा है बच्चों में और उसको जो शांत करने की व्यवस्था अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से ये नीति आयोग और भारत सरकार की एक अनूठी पहल हुई है, बहुत सराहनीय है। और इसमें केवल विद्यार्थी ही लाभान्वित नहीं है, उनके शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, उनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोगों ने उस स्तर तक पहुंचाया है कि वो छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक अभिरुचि जागृत करने की दिशा में एक क्रांति ला सके। और ये वास्तव में हुआ ही है, सर ने सही बताया, रोबोटिक्स में है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है। पहले भी बच्चे सैद्धांतिक रूप से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते थे, डायोड पढ़ते थे, सारी चीजें पढ़ते थे, लेकिन उनको एक जगह असेंबल, बिल्कुल लगता है संपर्क होने में कुछ समस्या है। रमन्ना साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, उन्होंने कहा कि क्रांति आ गई है। बिहार जैसे क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो क्रांति की बात डॉक्टर प्रमोद कर रहे हैं। एक बड़ा मसला जमीनी स्तर पे रहा है, तमाम इच्छा नीतियों के बाद भी संसाधनों का, और इस पूरे कार्यक्रम में भी ये बात है कि स्कूलों को कैसे आर्थिक तौर पर प्रोत्साहित किया जाए। तो इसको लेकर थोड़ी स्थिति साफ करें। तो ये जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रोल आउट हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक फोकस है कि हम कैसे हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स को वी डिसेमिनेट दो स्किल्स, क्योंकि ये 21st सेंचुरी स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और फिर डिजाइन स्किल्स जो है वो भी इनकलकेट करना है। और उनमें जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम भी इनोवेटर बन सकते हैं, हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब वो यूनिवर्सिटीज को जाए तो दे विल फाइंड इंक्यूबेटर्स वेयर दे कैन क्रिएट देयर ओन स्टार्टअप्स। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारे में इस गुण है और ये कैपेबिलिटी है कि हम इनोवेटर्स बन सकते हैं और स्टार्टअप्स हम रन कर सकते हैं। और इसमें एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच चाहिए, जिसमें नॉट ओनली आर वी हैविंग टीचर स्टूडेंट्स गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, बट हमारे टीचर्स जो हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ऑफ टीचिंग और ये ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ अच्छी मार्क्स कमाने की हम प्रोत्साहित करते हैं, हम उन्हें एनकरेज करते हैं और बोलते हैं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट गेटिंग मार्क्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बिकम एन इनोवेटर इज द रियल की ऑफ एजुकेशन। तो उसमें फोकस ज्यादा होना चाहिए। और हम रमन्ना साहब माफ करेंगे, एक बार फिर से आपको रोक रहा हूं। हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, लगातार सूचनाएं आ रही हैं सीधे पुणे से, जहां प्रधानमंत्री मोदी सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर रहे हैं, और ये तस्वीरें हमने पहले भी दर्शकों को दिखाई है। और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की है जो वैक्सीन के निर्माण में, विकास में जुटे हैं, शोध में जुटे हुए हैं, और एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि पुणे की एक ख़ास एक पहचान पूरी दुनिया भर में है वैक्सीन और उसके मास प्रोडक्शन को लेकर। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश शीतल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये बताएं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, ये बताएं कि ऐसे वक्त में जब आखिरी चरण में है जो है वैक्सीन का विकास, वैक्सीन का जो है जो सामने आना, निर्माण, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है जब खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। देखिए, जो आपने हौसला का शब्द कहा है, ये काफी बड़ा शब्द है अगर आप इस पर्टिकुलर वॉर को लेकर देखें, क्योंकि कोविड-19 और ये योगेश हमारे साथ पास वो तस्वीरें अब हैं जब वैज्ञानिकों से मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और जो विकास की जो पूरी प्रक्रिया है वैक्सीन की, उसका जायजा भी ले रहे हैं। निश्चित तौर पर कई ऐसी बातें होंगी जो प्रधानमंत्री जानना समझना चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर आम खास तक ये वैक्सीन पहुंचे और उचित कीमत पर पहुंचे, ये तमाम देशवासियों को प्रधानमंत्री ने बार बार आश्वस्त किया है। जी योगेश शीतल, अब बात अपनी आगे बढ़ाएं।
हाँ, तो जिस तरीके से आपने कहा कि मेजर बूस्ट होगा ये बिल्कुल जो वैज्ञानिकों के लिए, और कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री चीजों में दिलचस्पी लेते हैं। अगर खास करके हमने कई मौकों पर देखा है, चाहे वो आप चाहे साइंटिफिक चीजों को देख लें, मेडिकल चीजों को देख लें, एग्रीकल्चरल चीजों को देख लें, जब भी प्रधानमंत्री कहीं पे जाते हैं तो वो लोगों से संवाद करते हैं और सीधे संवाद करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है एक चीज जो है वो एनकरेजमेंट जो जिसको हम कहते हैं कि बूस्ट मिलना, आत्मबल मजबूत होना, मनोबल बढ़ना, वो चीजें होती है। और वो चीज कहीं ना कहीं जो है साइंटिस्ट हो या फिर किसी भी फील्ड के लोग हो, उनको कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री फर्स्ट हैंड जिस तरीके से रिस्पॉन्स ले रहे हैं, सीधे तौर पे बात करें, बीच का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इसमें कहीं ना कहीं जो है जो जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, दिन रात एक करके जो है साइंटिस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, सिर्फ भारत के साइंटिस्ट नहीं है, दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। फर्म जो है कई सारे फर्म के साथ टाई अप करके काम कर रहा है। ऐसे में जब स्वदेशी एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो इंजीनियस अटेम्प्ट चल रहा है, एफर्ट चल रहा है इस मतलब जो डेडली वायरस है इसको काउंटर करने के लिए, इसमें जब देश के प्रधानमंत्री खुद शामिल होते हैं इस पूरे वॉर में, वो कहीं ना कहीं जो है काफी अलग महत्व रखता है। और हम पहले दिनों से ही देख रहे हैं, चाहे वो शुरुआती दिनों में हमने देखा था कि कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है वो लॉन्च किए गए थे। और ऐसे में यहाँ का विजिट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम खुद मौका वारदात पर है। बिल्कुल योगेश, एक बात बेहद महत्वपूर्ण है पुणे के संदर्भ में, वैक्सीन चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो देशी वैक्सीन हो, चाहे वो बाहर विकसित हुआ वैक्सीन हो, उसके बाद भी पुणे की और सीरम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की भूमिका है, क्योंकि मास प्रोडक्शन के लिए भी पुणे पूरी दुनिया में जाना जाता है वैक्सीन के। और जब तक ये मास प्रोडक्शन की गुत्थी जब तक हल नहीं होगी वैक्सीन आने के बाद, तब तक उपलब्धता की जो बात है वो शायद नहीं हो पाएगी। देखिए, प्रोडक्शन जो है वो एक बड़ी बात है, और प्रोडक्शन के अलावे कई सारी चीजें हैं जो कि काफी तकनीकी स्तर पर और काफी निचले स्तर पर जो है वो डील करनी पड़ेगी। ये चीजें समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक चीज है जो कि कंपनीज करती है, लेकिन प्रोडक्शन की यूनिट एक्सटेंड की जाती है कई बार, क्योंकि प्रोडक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाता है फिर प्रोडक्शन की यूनिट भी एक्सटेंड की जा सकती है। क्योंकि प्रोडक्शन के बाद का जो मामला है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, और डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं कि भारत एक जिस तरीके से मैंने आपको बताया था काफी डाइवर्स है हमारा देश, और ऐसे में कई जगह टेम्परेचर अलग है। जैसे अभी आप नॉर्थ में अगर आप बिहार झारखंड की तरफ जाएं तो वहां पे आपको ठंड मिलेगी, लेकिन मुंबई पुणे में उतनी ठंड नहीं है। इसके अलावा आप साउथ जाएंगे तो वहां का क्लाइमेट आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो दवा है, जो वैक्सीन होगी, वो किस टेम्परेचर पे रह पाएगी, अगर उसके टेम्परेचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो कि साइंटिस्ट बताएंगे बाद में, इन सब चीजों पे काफी ध्यान रखना पड़ेगा और वितरण उस आधार पर निर्भर करेगा। क्योंकि कई बार हमने जिस तरीके से हम पोलियो में देखते हैं कि उसका एक टेम्परेचर सेट रहता है, तो हो सकता है कि वैक्सीन को आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये सब चीजें देखने वाली बात है। तीसरी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंधन किस तरीके से होगा, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि संघीय ढांचा है, राज्य है, केंद्र अलग अलग है, सब जगह के कोविड टेस्टिंग के प्रोटोकॉल जो है वो राज्य निर्भर करता है, वो राज्यों पर निर्भर कर रहा है। स्वास्थ्य का मामला है जो कि राज्य और केंद्र दोनों ही निर्धारित करते हैं। तो इन सब चीजों में कई सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसको सॉर्ट आउट करना है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। तो देखिए, कई स्तर हैं इसके। अगर पूरे आप अगर कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है इसको अगर आप देखें तो साइंटिफिक पार्ट अलग है, फार्मास्यूटिकल का पार्ट अलग है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ही पार्ट अलग है। अब ये सारी चीजें जो है वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अब तक प्रबंध किया है, एक तरीके से विश्वास जो है वो हासिल है राज्यों का। ऐसे में चीजें सुलभ हैं, चीजें आसान है। अभी तक कुछ उस तरीके का जो है चीजें ऐसी नहीं देखने को मिली जिससे लगे कि चुनौती बढ़ सकती है। तो अभी तक चीजें जो है बिल्कुल सही चल रही है, और अब देखना होगा कि आज जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट खत्म होती है तो क्या क्या चीजें सामने आती है। क्योंकि जो स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत बायोटेक से जो स्टेटमेंट हैदराबाद से इशू किया गया था, वहां भी काफी अप्रिशिएट किया गया है, पीएम ने काफी अप्रिशिएट किया। तो अभी तक जो माहौल है काफी पॉजिटिव है। जो रिस्पॉन्स मिले हैं फेज 2 और फेज 1 ट्रायल के जो रिस्पॉन्स कुछ जगहों से मिले हैं वो भी काफी अच्छे हैं। देखना यह है कि कब जो है वो खुशखबरी जो है वो लोगों को मिलती है, और जो डेडली डिजीज है, जिससे रोज डेडली वायरस का जो डिजीज है जिससे रोज जाने जा रही है, इस पे कब अंकुश लगेगा और कब जो है जो माहौल है वो पूर्ववर्ती बनेगा, ये जो है ये देखना दिलचस्प है, और इसका इंतजार किया जा रहा है। जी ओपी बताएं। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इनकी भागीदारी है, और तीसरे चरण का ट्रायल कहा जा रहा है कि ये जारी है, जिस तरह के वैश्विक स्तर पे इसके परिणाम सामने आए हैं, 70% से ज़्यादा कारगर इसे बताया जा रहा है, उस लिहाज से आप इस पूरी प्रक्रिया, एक जो वैश्विक स्तर पे जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और उसमें भारत की भागीदारी, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट की भागीदारी,
ये भी काफी कुछ कहती है जहां तक वैज्ञानिक शोध और विकास की बात है। देखिए, कई सारी घटनाओं को अगर आप देख लें जो पिछले कुछ सालों में हुई है, तो एक चीजें जो है वो बिना बोले ही समझ में आएगी, वो ये कि कहीं ना कहीं भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसने ग्लोबल जो कम्युनिटी, जिसको हम वैश्विक समुदाय बोलते हैं, उसका विश्वास हासिल किया है। कहीं ना कहीं जो है हर एक क्षेत्र में आप देख लें तो टाइप काफी ज्यादा हुए हैं, हर देशों के साथ संधियां हुई है, चीजें जो है विश्वास जिसको हम बोलते हैं, विश्वास की बहाली काफी अच्छी हुई है। ऐसे में फार्मास्यूटिकल काफी सिग्निफिकेंट जो है वो रोल प्ले करता है। और कई सारी यहाँ पे भारत में कई सारी दवा की ऐसी कंपनियां हैं जिनका विश्व में दबदबा है, चाहे आप यूरोप में ले लें, चाहे आप यूएस में ले लें, तो एक तरीके से टाइप का माहौल बहुत अच्छा बना है। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं जो है भारत को इस वक्त इसका भी लाभ मिला है। और यही कारण है कि ऑक्सफोर्ड की काफी प्रतिष्ठा है। और ऐसे में ऑक्सफोर्ड के साथ अगर इंडियन कंपनी टाई अप करके आगे बढ़ी है और अच्छे परिणाम दे रही है, तो ये हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। दूसरी अगर बात करें तो देखिए, पुणे में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, पुणे में कई स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन चूंकि किसी भी वैक्सीनेशन का जो प्रयोग है या फिर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर उनको लेकर जो सैंक्शंस होते हैं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में जिन 7 फर्म को जो है जो सेंट्रल बोर्ड है जिन्होंने परमिशन दी है, उनमें से एक जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे में यहाँ पे काम चल रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है कई सारे जो अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें ऑक्सफोर्ड की भी टीम आएगी सॉरी। तो ये सब जो टीम आएगी, उसके बाद क्या चीजें होती है, यहाँ पे क्या कॉल लिया जाता है, वो देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि साल के अंत तक, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि साल के अंत तक हो सकता है कि लोगों को यह अच्छी खबर मिल जाए कि वैक्सीन उनके लिए तैयार हो चुका है और अब आगे की प्रक्रिया जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी प्रक्रिया चलेगी। बिल्कुल योगेश, एक बात और प्रधानमंत्री के आज के दौरे से समझ में आती है, चाहे वो जायडस कैडिला की बात हो, भारत बायोटेक की बात हो या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की बात हो, भारत एक तरह से अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है वैश्विक समुदाय के सामने कि वो तमाम तरह के विकल्पों के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसमें मैं जोड़ दूं, स्पुतनिक जो रूस में बना वैक्सीन है उसका भी डॉक्टर रेड्डीज लैब उसका परीक्षण कर रही है। तो एक तरह से भारत तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो तमाम सकारात्मक चीज़ें, उनके लिए बिल्कुल ओपन है, खुला है। और ये भी एक बड़ा संदेश देता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल दिया था कि आत्मनिर्भर भारत पहले ही कहा जा चुका है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऐसे में वो आत्मनिर्भरता का कोई एक क्षेत्र नहीं है, कोई एक परिधि तय नहीं की गई है कि इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। ओवरऑल जो है आत्मनिर्भरता की बात की गई है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। ऐसा अगर कोई, हालांकि मेरी उम्र काफी कम है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि इस तरीके से कोई पीएम ने पर्सनली इन सब चीजों में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ली हो और 3-3 शहरों में अलग अलग जगहों पर जाकर पर्सनली रिव्यू किया हो चीजों को। ये उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जो उदाहरण आज की तारीख में मिल रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जो है जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन सब चीजों का जिक्र होगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरीके से भारत जैसा विकासशील देश जो वैश्विक चुनौती है उसके खिलाफ अकेला डट के अभी खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि साथ में जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो सीधे तौर पे इन्वॉल्व हुए इन सब चीजों में। और आप देखेंगे तो लगातार, जब से मैंने आपको कहा था शुरुआती दिनों से, किस तरीके से चाहे वो बर्तन बजाने की बात हो, चाहे वो दिया जलाने की बात हो, इन सब चीजों से अलग अलग स्तर पर जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इतने आगे तक नहीं पहुंची थी, तो जिस स्तर पे थी उस स्तर पे, उस लेवल पे तत्कालीन जो चुनौतियां थी उसको कई तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। तो ये सब चीजें देखने के बाद कहीं ना कहीं जो वैश्विक समुदाय है उनको भी मालूम चल रहा है कि भारत काफी सक्रियता से, काफी आक्रामक तरीके से ये युद्ध जो है वो लड़ रहा है। और इसी का जो फायदा हम कह सकते हैं, एक जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि भारत को ग्लोबल समुदाय का जो निश्चित तौर पर हासिल है। और यही करने के बिल्कुल योगेश, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर प्रधानमंत्री 3 शहरों का दौरा कर रहे हैं और इस क्रम में फिलहाल पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा कर रहे हैं और जो प्रगति है जो वैक्सीन के विकास की उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और किड्स टाइम के कार्यक्रम की तरफ वापस लौटते हैं और अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हालांकि वक्त ज़्यादा नहीं मिल पाया चर्चा करने का। आर रमन्ना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर प्रमोद कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस प्रसारण में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी और ख़बरों का सिलसिला लगातार DD न्यूज़ पर जारी है। नमस्कार।